बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हम कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, लेकिन SOPs पर अमल दरामद से इससे बचा जा सकता है। जबकि मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब ने आज कहा है कि कोरोना वायरस के इब्तिदाई मरहले में 30 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब अपने एक पैगाम में कहते हैं कि क़यास आराइयाँ करने वाले बेफिक्र रहें, मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। इन समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 90,000 से ज़ायद हो चुकी है। हुकूमत कह रही है कि कोरोना को फैलने से रोका नहीं जा सकता, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर 30 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। क्या समझ रहे हैं आने वाले दिनों में क्या बाकी में SOPs पर अमल दरामद करके इससे बचा जा सकता है? देखें जी, सबसे पहले तो ज़रा ये कोविड की जो पोजीशन है, कोविड-19, हम कोरोना वायरस इसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कोरोना वायरस एक पुराना वायरस है, तो इसको कोविड-19 हम कहें तो ज़्यादा मुनासिब है। कोरोना वायरस जो है वो पहले आ चुका था, लेकिन 2019 में उसकी जो हमारे सामने उस वायरस की जो म्यूटेशन या जो भी उसका नया कलर सामने आता है, उसको हम कोविड-19 कहें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब मैं सिर्फ इस वक्त सूरत हाल जो है लोगों के सामने, और ये मेरे ख्याल से हम लोग फरवरी से ही, जब ये नहीं जनवरी से हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जनवरी से इसको कोविड को डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे इस बात की ठीक है जो भी हुआ उसके बाद बाकी हमारे मीडिया के दोस्त भी आए। अब मैं पिछले चंद रोज़ से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म से बाज़ाब्ता तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इंडिया और चाइना का जो मामला है और पाकिस्तान का, और जो जंगें खड़ी हैं सरों पे, उसके ऊपर भी बात करें। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है बात करते हुए, लेकिन फिर आप बिल्कुल अपने आप को तनहा महसूस करते हैं जब किसी बड़े इंटरनेशनल इशू के ऊपर, जो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इशू खड़ा हो, और उसके ऊपर लोग जो हैं वो बात ना करें, दोस्त अहबाब। तो ये शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ये आगे ये वो सारी सियासत करते रहें। पैसा वैसा तो किसी से नहीं निकल रहा ना कोई काम हो रहा है आगे, ना मुल्क पूरा रुका हुआ है, ना एहतसाब को नहीं, वो ऐसे ही है ना, फजूल बात हो गई है। तो या तो ये है कि उससे कोई काम हो रहा हो, तो वो भी नहीं हो रहा, और जंगें सर पे खड़ी हैं। तो अब उसके ऊपर बराए करम थोड़ी सी तवज्जो दे के उसके ऊपर अपने यूट्यूब पे भी करें, कुछ दोस्त कर भी रहे हैं, लेकिन यह है कि ये बहुत बड़ा इशू है, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी डिस्कस करें, जो चाइना के साथ हमारा, इंडिया का और हमारा और रीजन का, पूरे साउथ चाइना सी, और लोगों को एजुकेट करें। सारा का सारा जो है वो फिर एक तरफ आ जाती है चीज़, तो बड़ी अजीब सी लगती है। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ कोविड के हवाले से ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में 91,657 केसेस हैं। अच्छा, अब सूरत हाल बहुत बहुत गंभीर है, ठीक है। ये सूरत हाल जो है वो इस तरह से, इसको सिर्फ मेरे ख्याल से शायद मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं कि आप चले जाएं 22 मई को, यानी आज से, ईद से बिल्कुल पहले, ईद 24 को थी गालिबन। अच्छा, ये अभी 91,000 हो गई है। वैसे मैं ये अपडेट करूँ अपनी प्रोडक्शन टीम को भी कि अभी ये जो है 91,000 की फिगर है, 91,000 क्रॉस कर गया। सिर्फ इस तरह समझें, ईद 24 को थी, तो ईद से 2 रोज़ पहले चले जाते हैं। इससे 2 रोज़ पहले पाकिस्तान में, अब ये बड़ी बहुत अहम बात है, और मैं चाहूँगा कि सब इस पे जो नाज़रीन वो भी तवज्जो दें। पाकिस्तान में 22 तारीख को 50,694 केस थे। कितने? 50,694 22 मई को। 23 मई को हो गए 52,437, यानी तकरीबन 1,800 बढ़ गए। 24 मई को हो गए 54,000, यानी तकरीबन अब 2,000 के हिसाब से रोज बढ़ रहे हैं। अच्छा, 25 मई को हो गए 56,000, वही 54 से 56,000 कुछ, यानी मैं 2,000 से कुछ नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उससे अगले दिन जो है वो हमें नज़र आता है, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। तो हम कहाँ पे हैं? हम 27 मई को हम खड़े हुए हैं, 25 मई को ईद के बाद हम खड़े हुए हैं 56,000 पे। अब आप आ जाएं 1 जून को, यानी हम आ जाएं सिर्फ ईद गुजार के, हम आ जाएं वापस, और हम खड़े हुए हैं 56,000 पे 25 मई को, ठीक है, 56,000 पे। उसके बाद हम आ जाएं, 3-4 दिन गुजार लिए हमने, और हम आ जाएं 1 जून को, तो हम 56,000 से 72,000 पे आ चुके हैं, ठीक है, 72,500। फिर हम 1 जून से 2 जून पे जाते हैं
तो 72,000 से हम 76,400 पे जा चुके हैं। यानी अब रोज जो है वो केसेस जो हैं वो 4,000 प्लस के हिसाब से बढ़ रहे हैं। ठीक है, 72 से 76 हो गए ना, 72 से 76 हो गए 2 तारीख को, फिर 2 से 3 को 76 से 80 हो गए, 80,000 कुछ। फिर 4 तारीख को, 4 तारीख कल थी, 4 तारीख को 85,264 थे, और इस वक्त जब बात हम कर रहे हैं तो ये 91,000 प्लस हो चुके हैं। यानी 4 से 5,000 केसेस रोजाना के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसको इस तरह से आप समझ लें, एक और अंदाज भी बताने का, और वो ये है कि जो 100 दिन मुकम्मल हुए, पहला केस आए पाकिस्तान में, जो पहला केस आया था सरकारी तौर पे जो बताया गया था, उसको 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। तो 100 दिन में से पहले 81 दिनों में, पहले 81 डेज में 40,000 केसेस थे, 40,000, ठीक है। और उसके बाद अगले 18 दिनों में वो दुगने से ज्यादा हो गए हैं, 18 दिनों में पिछले, यानी 91,000 के करीब। अच्छा, इसको तो इसका मतलब ये है कि ये और अगर इसी रफ्तार से 4-4,500 रोज के केसेस, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो जाहिर है कि बहुत कम है, उसके बावजूद अगर 4-4,500 हर रोज के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो अंदाजा ये है, और ये पहले बढ़ रहे थे 100, 200, 300 ऐसे बढ़ रहे थे, और उसके बाद इनकी जो डबलिंग थी वो भी उसी हिसाब से 10 दिन के हिसाब से डबल हो रहे थे। अब जो डबलिंग है वो खतरनाक है जी, क्योंकि अब आप 40,000 से 91,000, 40,000 से 80,000, 80,000 से, और ये जो अब डबलिंग हो रही है ना, ये डबल होना केसेस का खतरनाक बात है। एक बात, दूसरी जो बात है वो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्वीडन के अंदर बड़ी शुरू में बात हुई थी कि स्वीडन के अंदर लोग घूमते हैं, ये सैर करते हैं, घूमते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, वो देखें स्वीडन तो खुला हुआ है, वहाँ पे तो पार्टीज हो रही हैं और ये हो रहा है, और जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको उन्होंने अंदर रखा। स्वीडन बदतरीन मॉडल बन के सामने आया है दुनिया में, बदतरीन मॉडल। उसकी वजह यह है कि स्वीडन में 4,542 संवाद हुई हैं, 4,542, ठीक है, और ये उस सूरत में हुई हैं कि जब ये 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ आबादी पे उनकी हुई है, ये अमवात हुई हैं, तो और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के साथ जी। उस मॉडल को अगर पाकिस्तान पे आप अप्लाई कर दें, जो उनका डेथ रेट अब सामने आ रहा है, और अब दोबारा एक परेशानी, और वहां पे जब दूसरे मुल्क खुल रहे हैं तो स्वीडन बंद होने की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर 1 करोड़ के ऊपर उन्होंने ये रखे हैं, इसी को पाकिस्तान पे रख दें तो ये 99,000, अगर पाकिस्तान स्वीडन मॉडल पे चल रहा होता तो यहां की प्रोजेक्शन होती 99,022 करोड़ पे। जी हाँ, अमवात, ठीक। अच्छा, अब मामला ये है, तो ये स्वीडन मॉडल जो था ये एक डिजास्टर फेलियर के साथ सामने आ रहा है। उसके बाद आप आ जाएं, ये मुल्क की सियासत पे भी जरा बात मैं करूंगा, लेकिन जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि कल भारत के साथ क्या होने जा रहा है। भारत की जो 14th कोर है, उनकी 14th कोर के उनके कमांडर जो हैं वो उनकी मुलाकात होगी। उनका जो वेस्टर्न कमांड है चाइना का, चाइना के 5 कमांड्स में से सबसे बड़ा जो कमांड है चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का, वो उनका वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न कमांड। और फिर वेस्टर्न कमांड के अंदर जो उनकी जो बर्री फौज है, यानी वेस्टर्न कमांड जो है उसमें एयरफोर्स भी है, उनकी नेवी भी है, उनका वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड सिंपल सा रखा हुआ उन्होंने, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड। तो उनका जो वेस्टर्न कमांड है, उस वेस्टर्न कमांड के जो बर्री, पूरी कमांड में तो एयरफोर्स और नेवल है ना, जो बर्री फौज के जो हेड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल उनके जू क्विंगलिंग, अगर मैं उनको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनकी मुलाकात होने जा रही है लेफ्टिनेंट जनरल हरगिंदर सिंह के साथ, जो कि 14वीं कोर के सरबराह हैं। और ये मुलाकात होने जा रही है इस इंटेलिजेंस फेलियर नंबर 1, नंबर 2 बदतरीन डिप्लोमेटिक फेलियर,
और डिप्लोमेटिक फेलियर जो है वो दो तरफा भी, चाइना के साथ भी, क्या आप वहां गए, और ये एक दिन का मामला नहीं है, ये 72 साल तारीख पीछे लेकर आ रहे हैं ये तनाज़े। ये बरतानवी राज के तनाज़े हैं जो आप जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी पे आ जाएं और फिर वाजपेयी जी पे आ जाएं और राजीव गांधी पे आ जाएं और अटल बिहारी वाजपेयी पे आ जाएं और फिर आखिर में मोदी जब भी हमारे तमाम दो तरफा डिप्लोमेटिक फेलियर मुकम्मल, उसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर, उसके बाद आप अपने पड़ोसी की स्ट्रेटेजी जिससे लड़ने चले पूरी दुनिया में, आपको पता ही नहीं कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। आप जो टेक्टिक्स हैं उसमें फंसे हुए हैं। हम भी फंस जाते हैं टेक्टिक्स में। टेक्टिक्स और स्ट्रेटेजी जो है बेसिक बुनियाद, मैं इस तरह से जरा और समझाऊं कि जैसे स्ट्रेटेजी बड़ी पिक्चर, बड़े आप देखें ये साउथ चाइना सी है, ये जो है ये पैसिफिक है, ये बड़े बड़े लेवल पे आप देख रहे हो। ये आप गली मोहल्ले में आप कहेंगे यार ये पूरे मैं शहर को देख रहा हूँ, या मैं एक पूरे एक छोटे से इलाके का मैं नाजिम हूँ, या पूरे शहर का हूँ, या पूरे मुल्क का हूँ, या किस तरह से। ये है कि आप टेक्टिकल लेवल पे चले जाएं कि 4 बजे की खबरों में क्या चीज़ चली है तो 5:30 बजे क्या चली है तो खुश हो रहे हैं। मोदी साहब भी, हमारे यहाँ भी ये थिंकिंग पाई जाती है बेशुमार, अमेरिका में भी यही है। खबरें, अच्छा कौन से चैनल पे क्या बात हुई है, क्या जुमला कहा गया है, छोटी पिक्चर। एक होता है ये टेक्टिकल, एक होता है स्ट्रेटेजी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी। चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है उसको इंडिया पड़ोसी के तौर पे जिससे आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपने इंडो पैसिफिक कमांड बनवाई है अमेरिकन के साथ, जिसके साथ आपने डाला है, वेपन्स खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से, और आप 36 इंच का सीना चौड़ा करके तमाम दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि जो वक्त आएगा तो हम यहाँ अगला हम ही है ना, इमर्जिंग एशिया का मतलब इंडिया है, मतलब एशिया जो है वो इंडिया बन गया, दुनिया कह रहे हैं एशिया जो है वो चाइना है, नहीं हम हैं। अच्छा आप कूद गए बीच में 36 इंच के सीने के साथ। डिप्लोमेटिक फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, तमाम लेवल के फेलियर्स। और जो मैं कह रहा हूं डिप्लोमेटिक फेलियर तो बायलेटरल भी और आलमी भी। आपने ऑस्ट्रेलिया को फोन कर रहे हैं आप, अच्छा आप कह रहे हैं जी बरतानिया, अच्छा वो अपने रोलर बॉम्ब फंसे हैं, गल्फ कंट्रीज अपने रोलों में फंसी हुई हैं, तो टोटल डिजास्टर, टोटल देखिए ना फ्लैट, देखिए ना टीवी पे बैठ के वहां पे चीख रहे हैं, शोर टेक्निकल है ना, आज देखो कितना अच्छा हो गया, एक आएगा वो बोल रहा है वो ऊंची आवाज करके। वो चाइनीज ने 60 किलोमीटर की जमीन इनसे छीन ली है। अब सवाल यह है कि कमजोर सतह पे जाके, कमजोर लेवल पे, यानी आप वो आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं कि ये आपने हम दोस्ती चाहते हैं हिंदो चीनी भाई भाई, अच्छा जी तो ये आपने इंडो पैसिफिक किस लिए बनाया था? ये आप चंद रोज पहले तक ये वुहान वायरस और ये सारी क्या बकवास कर रहे थे? ये आपने जो है ये ताइवान के ऊपर और इसके ऊपर ये कर क्या रहे थे आप? और फिर 5 तारीख को आपने ये जो आप लेकर आए थे अपना कानून कश्मीर के वाले, लद्दाख में आप क्या करना चाह रहे थे? देखिए 5 तारीख को भी झड़प हुई, आपको पता है 5 के बाद भी झड़पें हुई हैं। उस जमाने में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना की झड़पें हो रही हैं इंडियन फौज के साथ, और चाइना इस मामले को, चाइना और पाकिस्तान लेके गए, पाकिस्तान पीछे था जाहिर है, चाइना ने इसको मूव किया। लेकिन बात यह है कि उसमें क्या मकसद किया आपका? अब जनाब वो चाइना की जो पॉलिसी है वो अब तक लोग, पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना कि वो चाइना जो है वो खामोशी से, आराम से, मैंने कहा ना कि वो नजरअंदाज भी करते हैं चीजों को। वो इंडो पैसिफिक बन रहा है, अच्छा जी उन्होंने इंडो पैसिफिक जब ये अनाउंस कर रहे थे 36 इंच के सीने तो छातियां, तो उसके बाद वो जनाब उस जमाने में वो एशियन कॉन्फ्रेंसिस में वो शरीक हो रहे हैं, वो सारी ही कमांड बन रही है। जी जिनपिंग जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं उन मुल्कों के, वो ताइवान भी जा रहे हैं, वो हांगकांग भी जा रहे हैं, वो जो है इंडिया भी आ रहे हैं, यहाँ से वो भी उनसे मिल रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, नाच रहे हैं, फुदक रहे हैं, वेपन्स खरीदे हैं, असला। ये इतना जो असला खाना, कबाड़ खाना इन्होंने खरीदा है, ये क्या कबाड़ खाना इन्होंने पाकिस्तान के लिए खरीदा हुआ है? भाई आप इंडो पैसिफिक, आप पैसिफिक में क्यों डाला है? अमेरिका के साथ क्यों डाले हैं पैसिफिक में? आप सेंटकॉम में क्यों नहीं आते आप? इसलिए कि आपको खड़ा किया है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट। अब जब वक्त आया है तो आप जाके 60, आप ताइवान को खाक बचाना है आपने, और भाई हांगकांग को आपने खाक बचाना है। आप जो हैं ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया से बात हो गई वर्चुअल, अच्छा जी हम यूएन में सीट मिलती है, वो सीटें सबको मिलती है, पाकिस्तान को भी मिल जाती है बारी बारी, ये जो उनका मीडिया बोल रहा है ना सीट मिल गई यूएन में, ये जिसको आप नॉन परमानेंट सीट्स कहते हैं,
तो बहुत सारे अफ्रीकी मुल्कों के पास, सबके पास होती हैं, आती रहती हैं फिर। अच्छा, टाइम आया अब जनाब, तो कर्नल लेवल पे डायलॉग फेल, ब्रिगेडियर लेवल पे फेल, मेजर जनरल लेवल पे फेल, लेफ्टिनेंट जनरल जा रहे हैं वहां पे, और वहां पर क्या जाकर वहां से मुकम्मल, अगर अपनी डी एस्केलेशन मत कहें, डी एस्केलेशन का मतलब है तनाव कम हो गया, पागल ना बनाए लोगों को। ये बताएं कि क्या आपके 36 इंच के जो सीने हैं उन्होंने, छातियों ने जाकर मोदी ने अपना 60 किलोमीटर वापस लिया है या ले गया चाइना? ये बताएं। डी एस्केलेशन का तो मतलब आपको पता है वो खबर क्या लगाई है वहां की मीडिया ने कि एलओसी के ऊपर से अपनी फौजें मूव करनी पड़ रही हैं। वो जरा दिखाएंगे प्लीज, एलओसी के ऊपर से, ये जरा इसको बड़ा कीजिएगा। ये इंडियन मीडिया क्या बताया, आर्मी सेंड्स रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कश्मीर टू लद्दाख। वो फौजी कम पड़ गई है, वो फौजी नहीं है। इधर से यहां पर बिल्डअप कर रहे थे, यहां से भेजने पड़ गए इनको, ये इनका मीडिया बता रहा है। वो बात ये है कि कल डी एस्केलेशन, क्या मतलब है डी एस्केलेशन का? तनाव में कमी। अच्छा, वो जमीन खा गए आपकी, और आप पूरी दुनिया में पहले चुगलखोरियां भी की है ना बीच में। वो 2 दफा ट्रम्प से बात हुई है, एक दफा पॉम्पियो की बात हुई है, राजनाथ से। डॉक्टर साहब क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं सॉरी, उसकी एस्पर की, मार्क एस्पर की पहले राजनाथ से बात हुई है, ठीक है ना, राजनाथ से, उसकी मोदी के ट्रम्प से बात हुई है। और कहते हैं कि जी हम जो है वो, मोदी कह रहे हैं कि वो G10 G11 बना लेंगे, हम आपको ये करेंगे, फलां करेंगे। वो धबड़दूज जलील होने के बाद आखिर में वो बाकी मुल्क कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानते रशिया को, हम तो नहीं मानते, मैं G11 G12 बना दूंगा। ट्रम्प कह रहे हैं अपने मुल्क में खाना जंगी हो रही है। लेते हैं डॉक्टर साहब वापस आके। ये इतना अफसोस हुआ है ये मोदी और इन लोगों ने जहां पर ले जाके भारत को खड़ा किया है ना। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे फेल्ड स्टेट की तरफ। अब देखिए ना, फेल्ड मतलब अब जरा वक्फा लें जी, आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप खत्ते के मामलात पर बात कर रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी कम हो सकती है? कशीदगी, पहली बात तो ये है कि कशीदगी को बढ़ाया किसने ये जब कोविड का क्राइसिस चल रहा था पूरी दुनिया में, तो किसने कहा जाके कि वो बैठ के वहाँ पे उस सड़क का वो जो इन्होंने रोड बनाई है मुतनाज़ इलाके में, ये दौलत बेग वाली रोड, तो किसने कहा था इनसे कि जाके उसका इफ्तिताह करें? और ये देखें बात ये, और जो मैंने आपसे बात की ना कि आइसोलेशन में चले गए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चले गए, ये बग झकझक पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान सुन रहा है। और हमारी बिलाशुबा सफारती महाजों पे हमारी जो है वो कहीं कामयाबियाँ भी हैं, कहीं नाकामियाँ भी हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है इस खित्ते में। बिल्कुल। और वो खित्ते में जंग जो है वो लड़ी है हमने दहशतगर्दी के खिलाफ, और इस हद तक कामयाबी हासिल की है कि अब दुनिया जो है, दुनिया में हमारे जो लीडर्स हैं वो जाके लेक्चर देते हैं इस बात पे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, नहीं दहशतगर्दी, सालिसी का किरदार भी वो अल्लाह करे कि वो कामयाब हो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने का हम बताते हैं सारी दुनिया को, और ले जाके वो इलाके दिखाते हैं जहां पे रियासत की रेट खत्म हो गई थी। उस सवाल ही आप क्या करते रहे बैठ के? आप इस दौरान ये कहते रहे हैं कि सऊदी अरब भी हमारे साथ है, ईरान भी हमारे साथ है, जापान भी हमारे साथ है, चीन भी हमारे साथ है, अमेरिका भी हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ है, अफ्रीका भी हमारे साथ है। हर जगह आपने जाकर कुछ 70,000 तो जुपियां डाली हैं। और इनके क्या वो नाम था, बिपिन रावत नाम क्या है वो, बिपिन रावत। आप यकीन करें पहली दफ़ा मैंने नाम सुना, मैं इंतहाई एहतराम के साथ, ज़ाहिर है उनके वो फौज के सरबराह भी रहे हैं और अब वो बड़े ओहदे पे चले हैं, पहली दफ़ा आर्मी चीफ रह चुके हैं। पहली दफ़ा नाम सुना ना, पहले मैंने नाम सुना बिपिन रावत, मुझे पता नहीं था कौन है। मैं मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि ये कोई वो आइटम सॉन्ग वाली करती कोई ना BC ग्रेड की कोई फिल्मों की कोई खातून है। फिर बाद में मुझे बताया कि नहीं तो आर्मी, मैंने कहा बिपिन रावत क्या आता है दिमाग में। अच्छा, बहरहाल अब मसला यह है कि अब आप पूरी दुनिया में जाकर आप जो है वो पाकिस्तान को रख देना साइड पे, भारत जो है वो छा गया दुनिया में। ओ भाई, आखिर में जाकर जो वक्त आया, ना दाखिली मास पे ना मुल्क के अंदर इतनी नफरत पैदा की है, इतनी नफरत वहां पर हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, बाकी कम्युनिटीज के साथ, खुद अपनी हिंदू बरादरी के साथ इन्होंने इतनी नफरत पैदा, और किस बुनियाद पे? एक बुनियाद सिर्फ ये है कि हमारे पीछे अमेरिका खड़ा है। अच्छा, अमेरिका भी नहीं खड़ा,
अमेरिका तो असल वो है जो सड़कों पे एहतजाज करता नजर आ रहा है। असल अमेरिका तो वो है, ये जो वहां लूटमार कर रहे हैं ना सड़कों पे, ये तो गुंडे बदमाश हैं, हर माशरे में होते हैं। असल वो लोग हैं जो आपको यूरोप की सड़कों में पुरअमन एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। असल वो लोग हैं जो आपको आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, अमेरिका में सड़कों पे एहतजाज करते नजर आ रहे हैं कि उससे अफाम के साथ क्या, उससे अफाम को आप बना दें हिंदुस्तान का एक मुसलमान, उसको आप बना दें हिंदुस्तान का एक क्रिश्चियन, उस सिया फार्म को अब जहन वही है ना, जात पात वाइट सुप्रीमेसी ऐसे होगा जनाब, वो भी जो इनका वो जो ब्लॉन्ड सदर और दूसरा ये, वो बात ही है कि आपने इतनी नफरत दुनिया में फैला दी, इतनी नफरत दुनिया में, इतनी इंतहा पसंदी आप लेकर आ गए चंद सालों में, गुजरे चंद सालों में, कि आपने दुनिया को आप जहन्नम बनाने की तरफ ले जा रहे थे। कि वहां पर अमेरिका की, भाई कोई भी और होता, देखिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा गरक कैसे हुआ कि बुश के बाद वो लेकर आए बराक हुसैन ओबामा, सियाफ आम आदमी है, हुसैन आता है नाम बीच में, पता नहीं है नहीं है, मुसलमान है नहीं, लेकिन वो चने कुछ तो किया, जंगे तबाह हो गया उसके दौर में जो भी कुछ हुआ, मगर एक उन्होंने एक फेस तो दिखाया अमेरिका ने। अब इन्होंने ना कोई शक्ल दिखाई उसकी ट्रंप की, ना उनका काम क्या कि जी वाइट सुप्रीमेसी होगी, और आप नतीजा देखें। अच्छा इधर ये आ गए मौसूफ, इन्होंने आके इतनी नफरत, ये वो भारत नहीं है जिसको हम देखते रहे इतने साल। मैं कहना एक पूरा, और इनका क्या ध्यान में कि चीखो चिल्लाओ शोर करो, मतलब मीडिया में वो जो बात करे उसको गद्दार बना दो, बात ही नहीं करने देना किसी को, आपने आवाज ही नहीं उठाने देनी। जिसने कहा कि यार बात सुने, ये जुल्म हो रहा है, ये कानून गलत है, आपने कहा अच्छा ये तो पाकिस्तान का एजेंट है, आपने आवाज बंद कर दी। मसला उसके नतीजे में अब क्या हुआ, उसके नतीजे में क्या हुआ कि आप देखें कि इस वक्त वो कहाँ, मुझे नहीं पता कहाँ खड़ा है आदमी मोदी, डिप्लोमेटिक, ये बदतरीन डिप्लोमेटिक फेलियर है कि आपके मुल्क का 60 किलोमीटर छीन लिया है चाइना ने, और एक आवाज आपके हक में नहीं आई। एक आवाज, इससे ज्यादा तो ताइवान के लिए आवाजें आ गई हैं जितनी भारत के लिए आई है। कोई एक मुल्क बोला है भारत के फेवर में, एक मुल्क, ऑस्ट्रेलिया ने बात की है, सिर्फ ये कहे कि हमारी फौजें आ रही हैं मदद करने तुम्हारे 60 किलोमीटर को छुड़ाने के लिए। क्या किस दुनिया में रहते हैं, क्या बात करते हैं, कोई मतलब मैंने कहा टेक्निकल छोटी छोटी चालाकियां नहीं होती, छोटी छोटी भी नहीं, बहुत ही छोटी छोटी चालाकियां, बहुत ही इतनी सी। और उस मुल्क में जहां पर बड़े जबरदस्त पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप देखें दुनिया भर में, लेकिन इंडिया से हैं, जबरदस्त लोग हैं, लेकिन ये जो आरएसएस के गुंडा, जिसको मैं कहता हूं गुंडा ना से, ऐसा कब्जा किया आके कि अब उसके नतीजे में वहां पर भी, और कल भेज रहे हैं उनको जाके, भाई क्या हम डी एस्केलेट करेंगे, कशीदगी कम को, भाई जमीन छुड़ाए ना वापस, अब जमीन छुड़ाए ना वापस। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अब मैं आपको ये बताऊं कि ये अमेरिका के में क्या हो रहा है, ये मैं अगर 2 मिनट है वक्फे में तो आपको बताऊं। देखिए सप्लाई चेन्स की बात हो रही है ना, कि वहां पर उन्होंने कहा कि आप यानी चाइना से चीज ना मंगवाएं, अमेरिकी कंपनियों से कहा। ये जो आईफोन आता है, आईफोन एक अमेरिकन ब्रांड है, मैं सादा से अल्फाज में आपको एक मिसाल समझाता हूं। मिसाल के तौर पे जो आईफोन एक टेलीफोन है, वो आईफोन जो है फर्ज करें वो $800 का है, या वो $850 का है, तो $850 में से जो $845 होंगे या $840 होंगे, वो कंपनी के मालिक के पास चले जाएंगे क्योंकि डिजाइन उसका है, ठीक है, एप्पल के पास। और $10 जाएंगे वो चाइना में बैठ के जो काम करने वाले मजदूर हैं। अब आप कह रहे हैं ये ट्रम्प साहब कि वो वहां से छोड़ के और अमेरिका में आके, अमेरिका में लगाएं आके। अच्छा इंडिया में तो वो तो आपको पता है यूनियंस, और वहां पे तो आ नहीं सकते। अच्छा वहां के लगाएं, तो वहां आके मतलब ये कि जो 800 का मोबाइल मिल रहा है, अब जरा अमेरिका में ढूंढे ना लेबर, जरा अमेरिकियों से कहें कि आप जरा ये सिलाई पे कपड़े सिए और ये जरा कामों पे लगाएं, तो आप देखें अमेरिका क्या करते हैं वहां पे, तो वहां काम धंधा वहां पर। अब वो सप्लाई चेन जो है, वो कंपनीज कह रही हैं कि 1 मिनट ठहर जाए, हम अमेरिका से निकलने को तैयार हैं, सरमायाकारी लेके हम चाइना छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा अब और उसके साथ साथ क्या हुआ है, उन्होंने ये तो एक तो BRI बनाया है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनकी मल्टीलैटरल बैंकिंग सिस्टम में उनको स्टार्ट हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो भी आ गया उनका, ये IMF के मुतबादिल जी। अच्छा उसके बाद उनका आप GPS के लेवल पे चले जाएं, टेलीफोन पे तो वो बायदाओ के नाम से आ गया है उनका ऑल्टरनेट, उनका ये डिजिटल जो कार्डों से पेपॉल वगैरह होता है सारा, उनका वीचैट पे आ गया, अली पे आ गया, मतलब हर चीज का उन्होंने 5G बना लिया, हुआवे मिलिट्री। हाँ
ये जो फेलियर्स है ना, फेलियर्स, सवाल ये है कि डिप्लोमेटिक फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, मिलिट्री फेलियर, साल की पॉलिसीज का जो नाकामी है, इसको भारत एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? ये अभी 36 का चीन निकाल के कल शाम को अपने बूथे लेकर आ जाएंगे। नहीं, हट गर्मी क्या बूथे, शर्म होती है, हया होती है, मतलब ये क्या बात हुई? ठीक है डॉक्टर, आपके मुल्क पे हमला हुआ है भाई, आपकी जमीन चली गई, आपको जूते पड़े हैं, आप कह रहे हैं आगे कि डीएस्केलेशन करो। जी, आपसे मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं। जहांगीर तरीन साहब एक अरसे बाद दोबारा से हमें समाजी वेबसाइट पे पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज कहते हैं कि जो क़यास सराइयाँ करें वो हजरात आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। क्या वज़ीर आज़म साहब के साथ मामला तय पा रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल इसका नहीं है, और ये छोटा टेक्निकल इशूज़ हैं, ये अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि फायद ईसा साहब के रेफरेंस का क्या, उस पर कई वज़रा इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि वो वापस ले लिया जाए रेफरेंस। हुकूमत क्या फैसला करती है, क्या नहीं करती, ये 2-3 दिन में क्लियर होगा, और किस रुख पे जाता है वो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये कोविड के हवाले से ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी जो है वो साइड शोज़ हैं, वो इधर उधर और कोई चीज़, और ये कि आपकी सरहदों पे और दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि कल अगर इंडिया अपनी डीएस्केलेशन, तो ये है ना कि आपने पूरी फ़ौज जाके कहीं खड़ी कर दी हो और उसके बाद आप कहें कि जी फ़ौज हमारी पीछे चली गई है और मतलब ख़त्म हो गया, तनाव ख़त्म हो गया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो आपने ये जो लाइन LAC है और वो फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आ गए, एक इलाके में भी नहीं, वो जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पर भी हैं, वो गलवान सेक्टर में भी हैं, वो आपके जो हैं वो पेंगोन जो लेक है उस पर भी हैं। तो मसला ये है कि आप वहाँ पर जाके बात क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो आप बताएंगे लद्दाख के हवाले से, ये 2 नंबर LAC का कोई वजूद नहीं है, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका कोई वजूद ही नहीं है, ये ख्याली पलाव है। उस वक्त चाइना, देखें चाइना जो है वो 47 में 45 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे खाना जंगी चेयरमैन माओ जो है वो एक इनकलाब लेकर आ रहे थे। उस वक्त हालात दूसरे थे, और उस वक्त ये आपने जो लकीरें ये आप दिखा रहे हैं नक्शे, ये इंडिया जाके नक्शे दिखाता है। कौन सा? वो बरतानवी राज में ऐसे था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई बरतानवी राज से पहले, अब ये अरुणाचल प्रदेश है, वो उसको साउथ तिब्बत कहते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास भी नक्शे मौजूद हैं, हमारे पास कोई पिछली सदी का है, कोई उससे पिछले, हमारे पास भी नक्शे मौजूद हैं। ये कब्जा ग्रुप नहीं होते कि कब्जा ग्रुप के वो जी वो फलाना बदमाश इस वक्त उसकी हमें सपोर्ट हासिल है तो जाके दूसरी की जमीन पे कब्जा कर लो। मकबूजा कश्मीर में तो यही हुआ है ना भाई, एक बदमाश है, उस बदमाश के साथ मिल जाओ। उस वक्त क्या हुआ था? माउंटबेटन के साथ मिल जाओ, एक बड़े बदमाश के साथ मिल जाओ और कब्जा कर लो इलाके के गरीबों की जमीन पे, झुग्गियों पे। वो यही हुआ था, मकबूजा कश्मीर में कब्जा करके बैठे, कब्जा ग्रुप ये किया वो चाइना के साथ। वो चाइना वाले कह रहे हैं वो मानते ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है दुनिया में। तो अब वो अपनी जमीन पर, अब जो पावर जिसके पीछे आप लगे हुए थे, वो एम्पायर अब गिर रही हैं, वो गिर गई, गिर चुकी, उनके जो आगे छोड़ के गए थे वो भी गिर गए। अब जो नए आए हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते भाई इन लकीरों को जो आपके अच्छों ने उस वक्त खींची थी 47 और उसके बाद से आपको पाला पोसा था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।